नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू चौधरी। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्यों न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया? स्टार्टिंग में जापान ने वर्ल्ड वार 2 में क्यों नहीं सरेंडर कर रहा था, जबकि उसके साथ ही जर्मनी और इटली पहले ही सरेंडर कर चुके थे। न्यूक्लियर अटैक के लिए अमेरिका ने जापान के इन दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी को ही क्यों चुना? आखिर वर्ल्ड वार 2 में एक्सिस पावर जर्मनी, इटली, जापान की कैसे हार हुई? आइए इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में गहराई से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वार 2 से। दो अलायंस के बीच वॉर लड़ा जा रहा था। एक तरफ जर्मनी, इटली, जापान और हंगरी, जिसे एक्सिस पावर कहा जाता, वहीं दूसरे तरफ इसके अपोज में ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, रसिया और चाइना, जिसे अलाइड पावर कहा जाता। ईयर 1939 में एडोल्फ हिटलर यूरोप में सबसे पहले पोलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क जैसे सभी बड़े देश पे कब्जा करने लगा। वहीं दूसरी तरफ एशिया में जापानीज एम्पायर हमेशा चाहते थे एक ग्रेटर एशिया बनाया जाए। ग्रेटर एशिया का सपना पूरा करने के लिए जापानी एम्पायर हिरोहितो एक एक कर अपने देश के आसपास साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना जैसे सभी देश पे कब्जा करने लगा। अमेरिका देखा एक तरफ यूरोप में हिटलर एक एक करके सभी देश पे कैप्चर कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एशिया में जापानीज एम्पायर एक एक करके सभी देश पे कैप्चर कर रहा था। अमेरिका बिना वार किए जापानीज एम्पायर और एडोल्फ हिटलर को रोकना चाहता था। अमेरिका ने सबसे पहले जापान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बनाने का कोशिश किया, जिससे कि वार रुक जाए, लेकिन जापान ऐसे वार नहीं रोका। इसीलिए अमेरिका जापान को तेल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बंद कर चुका था। जापान अब फाइनली डिसाइड किया, अब हम अमेरिका से ऑयल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर उसकी नजर डच ईस्ट इंडीज और फिलीपींस पे पड़ा। जापान सोचा अब हम डच ईस्ट इंडीज और फिलीपींस पर अटैक करेंगे, वहाँ का जितना भी ऑयल रिसोर्सेस है सबको अपने अंदर ले लेंगे, तब हमको अमेरिका से डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, फिलीपींस अमेरिकन एम्पायर के अंदर आता था। अगर जापान फिलीपींस पर अटैक करेगा तो अमेरिका हम पे अटैक कर देगा। तब जापान डिसाइड किया पहले हम अमेरिका का मिलिट्री बेस पे अटैक करेंगे, फिर उसके बाद फिलीपींस और डच ईस्ट इंडीज को अपने अंदर लेंगे। फाइनली 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पाल्मर मिलिट्री हाउस पे सरप्राइज अटैक किया। इसमें अमेरिका के 200 से प्लस मिलिट्री क्राफ्ट और 1000 से प्लस आर्मी सोल्जर्स मारे गए। इसके बाद ऑफिशियली अमेरिका इस वर्ल्ड वार 2 में एंट्री मारता है और जापान के खिलाफ जंग छेड़ देता है। धीरे धीरे सभी बड़े देश इस वर्ल्ड वार 2 में इन्वॉल्व होने लगता है और एक दूसरे के खिलाफ जंग छेड़ देते। धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप में बढ़ जाता है। एक तरफ ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, वही दूसरी तरफ इटली, जापान और जर्मनी। इस सालों तक वार चलते रहता है। फाइनली 1943 में इटली अनकंडीशनल सरेंडर कर देता है। उसके बाद अप्रैल 1945 में एडोल्फ हिटलर सुसाइड करने के बाद जस्ट मई 1945 में जर्मनी भी अनकंडीशनल सरेंडर कर देता है। लेकिन जापान अभी भी सरेंडर करने को राजी नहीं रहता है, जबकि उसके दो साथी इटली और जर्मनी पहले ही कर चुके थे। अब समझ लेते हैं जापान वर्ल्ड वार 2 में क्यों नहीं सरेंडर कर रहा था। पहला रीजन था ब्रेन वॉश। जापानी लोगों का पूरा ब्रेन वॉश किया हुआ था। वो अपने सुप्रीम लीडर हिरोशिमा के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलता था। सुप्रीम लीडर के कहने पे जान देने तक को तैयार थे। तो हिरोशिमा को लिटरली में एक भगवान का रूप मानता था। कोई भी आदमी हिरोशिमा के अगेंस्ट नहीं चाहता। जापानी लोगों के बीच एक बुद्धिस्ट कमेटी था, जिसमें लोग अपने सुप्रीम लीडर के कहने पर जान देने तक तैयार। इस कमेटी के लोग मानते थे हम मर जाएंगे लेकिन अनकंडीशनल सरेंडर कभी नहीं करेंगे। जापानीज मिलिट्री बेस में एक स्पेशल यूनिट था कामिकाजा। ये एक पायलट का ग्रुप था। ये पायलट खुद को एयरक्राफ्ट में बैठ के किसी भी टारगेट पे जाके हिट करता था और खुद को सेक्रीफाइस कर लेता था। अमेरिका सोचा वार रोकने के लिए हम खुद अपना देश का मिलिट्री बेस को वहां अटैक करवाएंगे और उसके बाद स्टार्ट हुआ ऑपरेशन डॉन। ऑपरेशन ऑफ डॉन फॉल के तहत अप्रैल 1945 में बैटल ऑफ ओकिनावा हुआ। ओकिनावा जापान के एक आइलैंड का नाम था, इसीलिए इसका नाम बैटल ऑफ ओकिनावा रखा गया। बैटल ऑफ ओकिनावा अमेरिका को शॉक करके रख दिया। फाइनली अमेरिका ने इस बैटल को तो जीत लिया, लेकिन अमेरिकन आर्मी के 12,000 से प्लस सोल्जर्स मारे गए। वहीं दूसरी तरफ जापान के 20,000 से प्लस आर्मी सोल्जर्स मारे गए
और 1 लाख से प्लस ओकिनावान्स मारे गए, जो कि पूरे आइलैंड का 25% था। अमेरिका ने देखा जापान में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन सिस्टम सब कुछ खत्म हो रहा, लेकिन फिर भी अपने सुप्रीम लीडर के खिलाफ आवाज उठाने तक को तैयार नहीं था। इस तरह वो लोग का ब्रेन वॉश किया गया था। जापानी अंपायर आखिरी दम तक अपने देश के लिए लड़ने को तैयार थे। फाइनली अमेरिका ने सोचा ऑन ग्राउंड तो हम इस तरह वार नहीं जीत पाएंगे, इसके लिए कुछ और सोचा जाए। अमेरिका में एक सिक्योरिटी मैनहट्टन प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके तहत 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने पहली बार मैक्सिको सिटी में न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया, जो कि सक्सेसफुल रहा। अमेरिका सोचा यही एक उपाय है वॉर को खत्म कराने का। फिर जुलाई 1945 में पोट्सडैम डिक्लेरेशन के तहत यूएस के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तीनों मिलकर जापानी सुप्रीम लीडर हिरोहितो से अनकंडीशनल सरेंडर चाहते थे। रिपोर्ट के अनुसार जापान तब सरेंडर करते जब उसके पास पावर रहता, लेकिन अमेरिका उससे अनकंडीशनल सरेंडर चाहते थे, इसीलिए वो पोट्सडैम डिक्लेरेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। 3 अगस्त 1945 को अमेरिका अनाउंस करता है हम जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करेंगे। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका का B-29 एयरक्राफ्ट सुबह के 8 बजे हिरोशिमा शहर की तरफ निकलता है और उसी एयरक्राफ्ट में रखा था दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब, जिसका नाम था द लिटिल बॉय। मॉर्निंग के 8:15 पर दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब लिटिल बॉय को ड्रॉप किया गया। रिपोर्ट के अनुसार उस बम को एक ब्रिज पे गिरना था, लेकिन उस दिन काफी तेज हवा चल रही थी। इसके कारण अपने टारगेट से 250 मीटर दूर एक हॉस्पिटल पे जा गिरा। बम ब्लास्ट करने के बाद वहां इतना खौफनाक सीन हुआ हम बता नहीं सकते, लेकिन मेरा काम है बताना, इसीलिए हम बता रहे हैं। 5 सेकेंड में हजारों की संख्या में लोग मारे गए। जो लोग बच गए वो बताते हैं चंद सेकेंडों में वहां का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इतना जोर का ब्लास्ट हुआ, कई का तो परमानेंटली हेयरिंग लॉस हो गया। इतनी तेज रोशनी थी, टेम्पोररी बहुत सारे लोग ब्लाइंड हो गए। चंद सेकेंडों में कई सारे लोग वेपराइज हो गए। अभी भी वहां पे परछाई दिखता है। कुछ मिनट के बाद जब लोग आसमान की तरफ देखा तो एक बड़ा सा आग का गोला दिखा। सबको लगा सूर्य फट के यही आग, और 7 किलोमीटर तक पूरा धुआं था। 20% से ज्यादा हिरोशिमा का बिल्डिंग ब्लास्ट कर गया। रिपोर्ट के अनुसार बम ब्लास्ट के आधा घंटा के बाद बारिश हुआ, जिसमें वहां पे बचे लोग बता रहे थे बारिश की बूंद की जगह ग्रीस टपक रहा था। इतना खौफनाक सीन था। आप इस सैटेलाइट इमेज से देख रहे हैं कैसे बम विस्फोट से पहले का और बम के बाद सब कुछ साफ हो गया था। इतना बड़ा ब्लास्ट होने के बाद भी जापान के लोग अभी भी सरेंडर करने के फेवर में नहीं था। इस बम ब्लास्ट के बाद फाइनली 9 अगस्त 1945 को अमेरिका फैटमैन नाम का न्यूक्लियर बम जापान के नागासाकी शहर पे ड्रॉप करते हैं। रिपोर्ट में ऐसा बताया जाता है नागासाकी पर ड्रॉप किया हुआ फैटमैन बम लिटिल बॉय बम से भी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन यहाँ पे ज्यादा उतना कर नहीं पाए क्योंकि नागासाकी के बगल में पहाड़ सब था, इसका ज्यादा एक्सप्लोजन नहीं हो पाया। इस सैटेलाइट इमेज में देख रहे होंगे किस तरह बम विस्फोट होने के बाद सारा कुछ खत्म हो गया। इसी टाइम जापान ने रूस भी अटैक कर दिया था। फाइनली न्यूक्लियर बम और रूस अटैक करने के बाद सुप्रीम लीडर हिरोहितो 15 अगस्त 1945 को ऐलान करते हैं हम अनकंडीशनल सरेंडर करने को तैयार है। फाइनली 2 सितंबर 1945 को हिरोहितो अनकंडीशनल सरेंडर करते हैं। उसके बाद जापान में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश किया जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी रीबिल्डिंग का टोटल खर्च $970 हुआ। इतनी इंफॉर्मेशन के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में।